Hello and welcome back to new video. Today's topic is difference between Constitution of USA and Constitution of India. So let's start. ओके सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए रिटन है अनरिटन है शॉर्टेस्ट है लेंदी है जैसे हमारा इंडिया का है उसके सारे फीचर्स के बारे में हम देखते हैं सो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अभी तक मेजरली जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है अगर इसको कंपेयर करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी है ये हमें पता है ठीक है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे साथ सेम है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है लेकिन इसमें ये चीज़ एक बहुत अच्छी है कि ये सबसे पहले लिखा गया था यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो अमेंडमेंट है ना वो बहुत इजीली नहीं हो जाती है अमेंडमेंट का प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट है और इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं होती है वहाँ पे तो यहाँ पे अभी तक सिर्फ यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल्स थे जिससे हमें ये भी पता चलता है कि ये शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दूसरा अभी तक इसके अंदर सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं जिससे हमें ये पता चलता है इतने सालों से यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ठीक है सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये बना था उसके बाद भी इसमें अभी तक 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं तो इससे पता चलता है कि कितना रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और 7 आर्टिकल से पता चलता है कितना शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है ये हमने देख लिया नेक्स्ट हम देखते हैं 13 सितंबर 1788 ये डेट का क्या रेलिवेंस है ये डेट कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का ऑपरेट हुआ था यानी कि ऑपरेशन में आया था जब ये काम करना शुरू कर दिया था वो डेट थी 13 सितंबर 1788 बट अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को एंड वो इफेक्ट में आया था यानी कि उसने काम करना शुरू कर दिया था 26 जनवरी 1950 में लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली वो इसी डेट पे आया था इफेक्ट में लेकिन 26 नवंबर पर भी उसके कुछ प्रोविजंस जो कि ज़रूरी थे उस टाइम पे यूज़ होना उनको यूज़ करना ज़रूरी था तो उस टाइम पे वो स्टार्ट हो चुके थे बाकी बचे हुए प्रोविजंस इस टाइम पे आए थे ठीक है इतना हमने देख लिया है नेक्स्ट चीज है डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूअलशिप अब ये क्या कहती है अब डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूअलशिप का क्या मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूअलशिप से हम ये कहना चाहते हैं कि जो यूएस है उसमें दो दो मतलब ड्यूअलशिप काम करती है जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिटीजनशिप की ठीक है और हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तो यूएस में दो कॉन्स्टिट्यूशन है एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस एज अ होल है यानी कि पूरे यूएस का एक कॉन्स्टिट्यूशन है एक है वहां पे एवरी स्टेट यानी कि हर स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे ठीक है तो ये हमने देख लिया है और दूसरा सिटीजनशिप के बारे में क्या कहना चाहते हैं एक सिटीजनशिप तो है वहाँ पे यूएस एज होल की यानी कि पूरे यूएस की एक कॉन्स्टिट्यूशन है सॉरी सिटीजनशिप है हर एक के पास दूसरा वहाँ पे सब सिटीजन्स के पास एक और सिटीजनशिप है जो कि है उनकी रिस्पेक्टिव स्टेट्स की ठीक है किसकी है रिस्पेक्टिव स्टेट्स की तो यहाँ पे ड्यूअलशिप काम करती है कैसे दो कॉन्स्टिट्यूशन है एक पूरे यूएस का है और एक हर स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है दूसरा सिटीजनशिप काम करती है एक यूएस की सिटीजनशिप है एक सिटीजन ये हमारा ट्रूली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है अब ट्रूली फेडरल का क्या मतलब है कि यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट यानी कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है और स्टेट की गवर्नमेंट है वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं ठीक है यानी कि अब हमने देखा ना दो कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़े उनके दो सिटीजनशिप हमने पढ़ी तो इससे क्या पता चलता है सेंटर अपना काम कर रही है स्टेट अपना काम कर रही है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है कुछ नेशनल इंटरेस्ट के बारे में जो भी लॉ मेकिंग होती है या जो भी उसकी एग्जीक्यूशन होती है वो एक अलग लेवल पे होती है वो यूनियन के लेवल पे हो जाएगी लेकिन स्टेट्स वहाँ पे अपना लॉ मेकिंग कर रहे हैं अपनी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और यहाँ पे सेंटर अलग कर रहा है तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि स्टेट और यूनियन के जो फंक्शंस हैं उनके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है यानी कि फेडरल गवर्नमेंट है ट्रूली फेडरल गवर्नमेंट हम कह सकते हैं बट वहीं पे अगर हम इंडिया में आते हैं इंडिया में पता है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास ठीक है अब इंडिया में ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो इंटरफेयर करती है स्टेट के फंक्शंस में अब वो कैसे करती है बहुत सारे तरीके हैं हमारे स्टेट सेंटर के पास सेंटर स्टेट के अंदर इंटरफेयर करने के पहला हम देख लेते हैं वो गवर्नर को अपॉइंट करती है ठीक है यूनियन क्या करती है गवर्नर को अपॉइंट करती है हर स्टेट में तो जब वो अपने गवर्नर को अपॉइंट कर रही है तो अपने अकॉर्डिंग कर रही है ना तो यहाँ पे भी इंटरफेरेंस आ गया उसका ठीक है दूसरा आता है कि जो गवर्नर है ना वो क्या करता है कि कुछ जो भी बिल्स होते हैं ना उनको कंसेंट के लिए प्रेसिडेंट के वो अपना रिजर्व करके रख लेता है कि उसको प्रेसिडेंट के पास भेजता है उसके कंसेंट के लिए तो ये दूसरा हो गया ठीक है पहला हमने पढ़ लिया कि अपॉइंट करती है तीसरी चीज क्या है
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देती है, कहाँ पे, स्टेट के ऊपर। हम्म जब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दे किसी स्टेट पे, तो क्या होता है, जो गवर्नर है ना वो किसके बिहाफ पे काम करना शुरू कर देता है, प्रेसिडेंट के। तो प्रेसिडेंट तो सेंटर में है, तो हो गया ना इन्वॉल्वमेंट उसका यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना उसको भी ये लोग ना ज्यादा काम नहीं करने देते हैं, अगर वो सेशन में है तो भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट को बोल सकता है लॉ मेकिंग करने के लिए पर्टिकुलर स्टेट के लिए, ठीक है। दूसरा, अगर जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है अगर वो सेशन में नहीं है तो वो जो प्रेसिडेंट है वो खुद ऑर्डिनेंस बना सकता है उस स्टेट के लिए, ठीक है। इस तरीके से वहां पे इंटरफेरेंस चलता है उनका। आगे देखते हैं। ओके, अब हम फेडरेशन के बारे में ही थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। तो यूएस में ड्यूअल फेडरेशन है। ड्यूअल फेडरेशन का क्या मतलब है, हमने देख लिया है, इंडिपेंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट एंड जो यूनियन है वो आपस में इंडिपेंडेंट है, इनके बीच में कोई यहाँ पे मिक्सन नहीं, मतलब एक दूसरे को इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, कोऑपरेटिव फेडरेशन है। कोऑपरेटिव फेडरेशन का क्या मतलब है कि स्टेट डिपेंड करती है हमारे यूनियन के ऊपर और यूनियन डिपेंड करती है स्टेट के ऊपर। अब स्टेट यूनियन पे कैसे डिपेंड करती है, फाइनेंसिस के लिए, ठीक है। स्टेट यूनियन पे डिपेंड करती है फाइनेंसिस के लिए। अब हम पढ़ते हैं यूनियन स्टेट पे कैसे डिपेंड करती है। यूनियन डिपेंड करती है एग्जीक्यूशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यूनियन के पास इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है ना, तो वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, स्टेट के अंदर या जो भी उनके लॉ मेकिंग है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हर स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे ही स्टेट डिपेंड करता है फॉर फाइनेंसिस, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आता है सेंट्रीफ्यूगल फेडरलिज्म एंड सेंट्रीपिटल फेडरलिज्म। यहाँ पे जो यूएस है उसको सेंट्रीफ्यूगल फेडरलिज्म कहते हैं। इसमें क्या मतलब है कि जो पावर्स है ना फ्लो कर रही हैं बाहर की तरफ, और बाहर क्या है, स्टेट। सेंटर में यहाँ पे है, यहाँ से पावर्स यहाँ फ्लो कर रही हैं। लेकिन सेंट्रीपिटल में क्या होता है, पावर्स फ्लो कर रही हैं सेंटर की तरफ, स्टेट से। तो ज्यादा पावरफुल यहाँ पे कौन है, सेंटर, और यहाँ पे कौन है, स्टेट। ये दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। सिमेट्रिकल फेडरलिज्म और असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का क्या मतलब है। सिमेट्रिकल, सिमेट्री हम पढ़ते हैं ना मैथ्स में कि सिमेट्री है, सेम सेम है। तो ऐसे यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो हर स्टेट है ना, एवरी स्टेट, उसके 2 रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं अपर हाउस में, ठीक है, यहाँ पे सेनेट में। लेकिन इंडिया में क्या होता है, असिमेट्रिकल फेडरेशन, यानी कि जो राज्यसभा है ना उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसके मेंबर्स हैं, वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा मेंबर्स हैं उसके राज्यसभा में, सिंपल। तो ये असिमेट्रिकल है, किसी के ज्यादा मेंबर्स है किसी के कम मेंबर्स है। लेकिन यूएस में सिमेट्रिकल है, क्यों, क्योंकि हर स्टेट से पॉपुलेशन ज्यादा हो कम हो कुछ भी हो, 2 मेंबर्स ही जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव फेडरेशन एंड एक्जीक्यूटिव फेडरेशन। इसका क्या मतलब है, में है स्टेट जो होता है ना यूएसए में, वो उसकी पावर ज्यादा है किसमें, लॉ मेकिंग में। स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपनी पावर्स बना रहा है ना, सॉरी अपने लॉज बना रहा है। तो जो स्टेट है यूएसए में उसकी पावर्स ज्यादा डोमिनेट करती हैं लेजिस्लेचर में, यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस में, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं इंडिया की, तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव फेडरेशन है। इसका क्या मतलब है, हमने पढ़ा अभी कि जो यूनियन है वो स्टेट पे डिपेंड करता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे स्टेट के पास एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं वो ज्यादा है ना, कि उसके डोमिनेट करता है वो इन पावर्स में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसका क्या मतलब है, ना ही तो यूनियन स्टेट्स को तोड़ सकती है, ना ही तो स्टेट यूनियन को तोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, यानी कि यूनियन को तो कोई नहीं तोड़ सकता, बट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब मतलब क्या है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का, यूनियन जो है स्टेट्स के नाम, ठीक है, उनकी बाउंड्रीज, ठीक है, 2 स्टेट्स को मर्ज कर सकती है, नया स्टेट बना सकती है। तो ये सब क्या हो रहा है, स्टेट्स के साथ स्टेट्स का डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, यानी कि स्टेट्स जो है वो यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकती, लेकिन यूनियन स्टेट के डिस्ट्रक्ट कर सकता है। लेकिन यूएसए में क्या पढ़ा हमने, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट रोल टू स्टेट्स एंड नो प्रोविजन। यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोविजन है, अब इसका क्या मतलब है, हमें पता है जो यहाँ पे सेनेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है ना, जब उसको अपने सेक्रेटरी को चूज करना होता है, अपॉइंट करवाने होते हैं, तो वो रेटिफिकेशन के लिए भेजता है किसके पास, सेनेट के पास। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, स्टेट्स का इसमें कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है, अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन होनी है तो उनको रेटिफिकेशन के लिए प्रेसिडेंट भेजता है सेनेट के पास। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है स्टेट्स के पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूएस में किस टाइप की गवर्नमेंट है और इंडिया में किस टाइप की है। हमें बहुत अच्छे से पता है इंडिया में फिलहाल तो, कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और यूएस में कौन सी है,
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फर्क है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन है, इनके बीच में फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में देखते हैं, जो कि इंडिया में हमें पता है लेजिस्लेचर के अंदर से ही एग्जीक्यूटिव बनता है, पीएम और उसके सेक्रेटरीज यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सब उसके अंदर से बनते हैं, मेंबर्स होते हैं वो, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर्स भी हैं, दूसरा वो पार्लियामेंट के मेंबर्स भी होते हैं, है ना। तो ये तो फ्यूजन हो गया। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई फ्यूजन नहीं है, दोनों सेपरेट होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट प्लस उसके सेक्रेटरीज मेंबर्स नहीं हो सकते लेजिस्लेचर के, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव के कोई भी मेंबर लेजिस्लेचर में नहीं हो सकते और लेजिस्लेचर का कोई भी मेंबर एग्जीक्यूटिव वाली टीम में नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे, हाँ, इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक और मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है ना वो अकाउंटेबल नहीं होता कांग्रेस को, है ना। जब हमें पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव बना है लेजिस्लेचर में से, तो वो उसको अकाउंटेबल भी तो होगा ना अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए, अपने एग्जीक्यूशन के लिए, जो भी पॉलिसीज वो पास करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वो सबके लिए अकाउंटेबल होगा। लेकिन यहाँ पे तो सेपरेशन है बिल्कुल, तो यहाँ पे वो अकाउंटेबल नहीं होता है प्रेसिडेंट कांग्रेस को, यानी कि लेजिस्लेचर को, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे 4 इयर्स का फिक्स टर्म है प्रेसिडेंट के पास। अब हमने ये क्यों क्यों बताया कि 4 इयर्स का फिक्स टर्म है? क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे क्या होता है ना कि 4 इयर्स उसका फिक्स टर्म है, कांग्रेस का कोई रोल नहीं है इसको हटाने में, इन सब चीजों में, ठीक है। लेकिन मतलब बेसिकली हमें पढ़ा है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होता है, तो वहां पे क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मिल गया तो पीएम को जाना पड़ता है पहले अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, फिक्स टर्म ही नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरा, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास 2 टर्म्स होते हैं, 2 टर्म से ज्यादा वो नहीं बन सकता प्रेसिडेंट, ठीक है। तीसरी चीज, अपने स्टाफ को खुद अपॉइंट करता है, बट विद रेटिफिकेशन ऑफ सेनेट, सेनेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है उसको, ठीक है। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किसको? यूएसए के पीपल को, मतलब सिटीजन्स को, ठीक है, ना कि गवर्नमेंट को, सॉरी पार्लियामेंट को, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या कहता है, प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। और इसका क्या मतलब है? एक ही जो है वो हेड ऑफ स्टेट भी और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या था? 2 हेड्स थे, एक नॉमिनल और एक रियल हेड, प्रेसिडेंट या फिर अगर ब्रिटिश की बात करें तो मोनार्की, और यहाँ पे पीएम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस कहती हैं कि पहली चीज, नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। नेचुरल बॉर्न सिटीजन, इसका क्या मतलब है कि उसका जो बर्थ है वो कहाँ होना चाहिए? यूएस में, यानी कि बर्थ के टाइम से ही वो यूएस का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या कहती है हमारी क्वालिफिकेशन कि 35 इयर्स की एज होनी चाहिए। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, 35 इयर्स एज का मतलब ना ये भी हो सकता है कि रनिंग एज हो। रनिंग एज का मतलब क्या है? 34 इयर्स हो गए हो प्लस 1 डे, 2 डेज या जो भी है, ठीक है, इसको भी हम एलिजिबल मानेंगे। तीसरी चीज आती है कि यूएस में 14 इयर्स तक का स्टे हो, ठीक है। तो हमने 3 चीजें पढ़ ली, नेचुरल बॉर्न, दूसरा 35 इयर्स की एज, और यूएस में 14 इयर्स का स्टे होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली जाके वहाँ पे वोट नहीं करते हैं, वहाँ पे एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो कि वहाँ पे बनता है और फिर वो लोग जाके वहाँ पे वोट करते हैं, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज की जो वहाँ पे स्ट्रेंथ है वो कैसे चूज होती है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लोअर हाउस के जो भी मेंबर्स हैं, प्लस सेनेट के मेंबर्स, प्लस 3 मेंबर्स आते हैं वॉशिंगटन डीसी से, ठीक है। अब लोअर हाउस में 435 मेंबर्स हैं, प्लस सेनेट में हमें पता है 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, तो 100 मेंबर्स हैं, प्लस 3 मेंबर्स आते हैं वहां से, ठीक है। तो ये हो गया 538 हमारे पास। अब विनिंग कैंडिडेट को क्या चाहिए? ये तो हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज का साइज हो गया, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज का। लेकिन विनिंग कैंडिडेट को क्या चाहिए? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहाँ कैसे आती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है 50% प्लस 1, यानी कि 270 इन दिस केस, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मेजोरिटी चाहिए उसको प्रेसिडेंट बनने के लिए। आगे है फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट में देखते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं और हमारे पास है लेजिस्लेटिव फंक्शन, सब अलग अलग हैं। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन सबसे पहले देखते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में क्या है कि वो अपॉइंट करता है, किसको?
अपने मेंबर्स को, अपने कैबिनेट के मेंबर्स को, हम कह सकते हैं अपनी सेक्रेटरीज को भी। ठीक है, किसके रेटिफिकेशन से? हमने पढ़ा था सेनेट के रेटिफिकेशन से। अब देखते हैं रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, ऑफ कोर्स अपनी कंट्री को यानी कि यूएसए को वो रिप्रेजेंट करता है अब्रॉड में, यानी कि बाहर हर जगह पे कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है बजट को भी प्रिपेयर करता है। ठीक है, अपने बजट को प्रिपेयर करता है। अब हम आ जाते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस में। लेजिस्लेटिव फंक्शंस में ना प्रेसिडेंट का ज्यादा रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बीच में बहुत ज्यादा सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव के और लेजिस्लेटिव के। तो पहली चीज ये इतना करता है, हम इंडिया से कंपेयर कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इंडिया में क्या होता है ना कि जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस करता है लेजिस्लेचर को। कब? सबसे पहले वो एड्रेस करता है जनरल इलेक्शन के टाइम पे, जनरल इलेक्शन के बाद जो भी फर्स्ट उनका सेशन होता है। दूसरा, बिगनिंग ऑफ ईयर, फर्स्ट सेशन है ना, हर साल का जो पहला सेशन होता है उसकी बिगनिंग में कौन एड्रेस करता है? वो है प्रेसिडेंट इंडिया का। बट ये चीज यूएसए में नहीं होती है। जो यूएस का प्रेसिडेंट है वो वहां पे उनको एड्रेस नहीं करता है। ठीक है, दूसरा वो डिसॉल्व भी नहीं कर सकता है। ठीक है, लेजिस्लेचर को डिसॉल्व भी नहीं कर सकता, जो कि हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं कि ये लेजिस्लेचर को मैसेज सेंड कर सकता है। ठीक है, पहला है बजट के बारे में मैसेज सेंड कर सकता है। दूसरा, कोई भी इंपॉर्टेंट लॉ बनाने के लिए ऐसा कोई सिचुएशन हो गई है कि इंपॉर्टेंट लॉ बनाना है, उसकी नीड है, तो वो उनके लिए उनको लेजिस्लेचर को मैसेज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड ओथ। ये बहुत ही डिफरेंट चीज है इंडिया में, और उससे अलग है, ये हमारे इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडिया में क्या होता है ना, कोई डेट फिक्स नहीं होती, लेकिन यूएस में ना डेट फिक्स है, रिटायरमेंट की, ओथ की, इलेक्शंस की, हर चीज की डेट फिक्स है। चाहे वो प्रेसिडेंट के सॉरी पार्लियामेंट के सेशंस हो, चाहे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, रिटायरमेंट हो, ओथ हो, हर चीज की डेट फिक्स है। ठीक है, सारी चीजों की। तो अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट की जो रिटायरमेंट है ना, ओथ का क्या क्या डेट है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की जो टर्म है वो एंड होगी 20 जनवरी को। कब होगी? 20 जनवरी को एट नून। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो न्यू प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ओथ लेगा 20 जनवरी को ले लेगा। बट अगर 20 जनवरी को संडे है तो वो लेगा 21 जनवरी को। ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं वो नवंबर में हो जाते हैं, और नवंबर में ही उनका रिजल्ट भी आ जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल इनकी डेट फिक्स है। अब देख लेते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अब इसका इम्पीचमेंट कैसे होता है ये हम पढ़ लेते हैं। अब इम्पीचमेंट में क्या है ना कि हमारे इंडिया में हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है तो उसको इम्पीचमेंट हो सकता है प्रेसिडेंट का। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिस ही नहीं माना है। पहला बेसिस माना हुआ है कि अगर उसने डिसलॉयल्टी दिखा दी अपनी कंट्री की तरफ। ठीक है, दूसरा उसने कोई हाई क्राइम्स कर दिया। ठीक है, हाई क्राइम कर दिया। तीसरा उसने करप्शन किया हुआ है अगर। ठीक है, रिसेंटली न्यूज में बहुत कुछ चल भी रहा है। ठीक है, यहाँ पे करप्शन कर दिया है, अगर हाई क्राइम किया है कोई, या फिर कंट्री की तरफ डिसलॉयल्टी दिखा दी है, तो उसका इम्पीचमेंट हो जाएगा। अब इम्पीचमेंट के लिए क्या होता है, और हमारे यहाँ हमारे इंडिया में क्या होता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिस माना गया है। ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है यहाँ पे, प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? प्रोसेस होता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लोअर हाउस में ही, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही यहाँ पे प्रोसीजर जो है वो इनिशिएट होगा। ठीक है, यानी कि सीधी सादी बात है कि सेनेट कैसे काम करेगा, इन्वेस्टिगेटर हाउस की तरह। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेगा, और इन्वेस्टिगेट करते टाइम यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ठीक है, वो प्रिसाइड करेगा मीटिंग्स को। ठीक है, ये भी 2/3 से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2/3 से इसको पास करेगा रिजोल्यूशन को, और सेनेट भी इसको 2/3 से पास करेगा, तब जाके वो इम्पीच होगा। ठीक है, बट अगर हम इस चीज को इंडिया के केस में बात कर लेते हैं, तो इंडिया में क्या होता है कि किसी भी हाउस में, ईदर हाउस, ये रिजोल्यूशन इनिशिएट हो सकता है। जिस भी हाउस में हुआ तो उसका जो सेकंड हाउस होगा उसमें क्या होगा, वो एज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह काम करेगा, वो चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट। जब वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, ठीक है, प्रेसिडेंट के जैसे सेम है, उसका इलेक्शन प्रेसिडेंट के जैसा सेम है, उसका इलेक्शन का तरीका भी सेम है, इलेक्शन का टाइम भी सेम है। ठीक है, बट इलेक्शन अलग होता है, बट एक साथ हो रहे होते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि इलेक्शन हुआ, उसमें से एक जो है वो प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है, जो फर्स्ट आया, लेकिन जो सेकंड आया उसको वाइस प्रेसिडेंट बना देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, सेम टाइम पे हो रहा है, सेम तरीके से हो रहा है, बट इलेक्शन अलग अलग हो रहा है। ठीक है,
और जो टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, दो चीजें हैं। प्रेसिडेंट अगर इम्पीच हो गया है या उसका डेथ हो गया या रेजिग्नेशन उसने दे दिया है, तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा हमारा वहां पे प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गया है, ठीक है, तो अगर अब ये देख लेते हैं कि इसकी कितनी टर्म्स बाकी बचेंगी या कैसे होगा। प्रेसिडेंट अगर अपने ऑफिस में 2 साल से ज्यादा रह चुका है, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बनेगा ना, तो वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट बना, प्लस उसके बाद 2 टर्म्स और भी होंगी, ठीक है। लेकिन अगर वो जो प्रेसिडेंट है वो अपने ऑफिस में 2 ईयर से कम में रह चुका है, यानी कि उसने 2 साल से कम का टाइम अपने ऑफिस में स्पेंड किया है, तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट के पास एक तो जो बनेगा प्रेसिडेंट वो, प्लस एक और टर्म होगी बस, क्योंकि हम यहाँ पे इसने ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता लेगा तो हम इसको एक टर्म मान लेंगे पूरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो फंक्शंस है वाइस प्रेसिडेंट के। जो वाइस प्रेसिडेंट, यूएस का वाइस प्रेसिडेंट है, वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है सेनेट का। किसका होता है, सेनेट का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ठीक है। और दूसरा इसके पास कास्टिंग वोट भी होती है। कास्टिंग वोट का मतलब हम पढ़ चुके हैं, जब टाई हो जाता है तो एक वोट एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वीटो पावर्स के ऊपर। हम वीटो पावर्स करने वाले हैं प्रेसिडेंट की। अब वीटो पावर्स क्या होती हैं, हम ये सब देखते हैं कैसी कैसी होती हैं, ठीक है। इंडिया के केस में देखेंगे और हम यूएसए के केस में देखेंगे। चलो, इंडिया में या यूएसए में, दोनों के पास वीटो पावर्स हैं। किसकी बड़ी है किसकी कम है वो हम देख लेते हैं। जब भी कोई बिल पास होता है ना, तो प्रेसिडेंट के पास ना, जब भी कोई पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर बिल पास करती है, तो 3 चीजें होती हैं करने के लिए। एक होता है कि वो अपना कंसेंट दे दे, हम्म, एक होता है कि वो रिटर्न कर दे बिल को रिटर्न कर दे। तीसरा होता है कि वो कुछ ना करे, डू नथिंग, है ना। अब डू नथिंग का क्या मतलब है कि उसने अपने टेबल पे बिल को पड़े रहने दिया, टेबल पे बिल रखा हुआ है उसका, तो इसको बोलते हैं पॉकेट विटो। क्या टेबल पे बोल लो या पॉकेट में उसने अपने बिल को रख लिया, वो भूल गया उसको, मान लो, तो इसको बोलते हैं पॉकेट विटो, ठीक है। रिटर्न, हाँ, कंसेंट दे दिया तो उसने दे ही दिया। अब रिटर्न करने वाली चीज देखते हैं। तो कंसेंट देने का तो दोनों चीजों में सेम है, कंसेंट दे दिया तो बिल जो लो बन गया। लेकिन रिटर्न करता है तब क्या होता है, और जब ये पॉकेट विटो होती है तब क्या होता है, अब ये इंडिया और यूएसए के केस में देखते हैं, ठीक है। पॉकेट विटो होती है तो क्या होता है, यूएस में क्या होता है ना, जब उसने बिल को रिटर्न नहीं किया, अपने पास रखा हुआ है, उसने छोड़ दिया अपनी पॉकेट में रखे हुए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर 10 दिन निकल गए उस बात को, ठीक है, और कांग्रेस अभी भी सेशन में है, तो ये बिल अपने आप लॉ बन जाएगा, ठीक है। बट अगर 10 दिन से पहले कांग्रेस का सेशन खत्म हो गया, तो ये बिल डाई हो जाएगा, यानी कि बिल डेड हो जाएगा, ठीक है, बिल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया पॉकेट विटो के बारे में। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है ना कि जो बिल है वो प्रेसिडेंट ना किसी भी टाइम लिमिट तक अपने पास रख सकता है, इनडेफिनेट टाइम तक। यहाँ पे ना टाइम लिमिट नहीं डिफाइन की हुई है प्रेसिडेंट की इंडिया के केस में, ठीक है, तो वो कभी तक भी अपने पास रख सकता है, हमेशा के लिए भी रख सकता है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, 10 दिन तक रखा और 10 दिन तक पार्लियामेंट से कांग्रेस सेशन में है तो वो बिल बन जाएगा, और नहीं है तो वो तब डेड हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अगर उसने रिटर्न किया तो। अच्छा, रिटर्न करने के केस में क्या होगा, ये देख लेते हैं। रिटर्न करने के केस में अगर प्रेसिडेंट ने जो बिल है वो रिटर्न कर दिया, तो अगर हम यूएस की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ना, कांग्रेस क्या करेगी, बिल को दोबारा पास कर देगी, ठीक है, दोबारा पास कर देगी, लेकिन इस बार हायर मेजोरिटी से, यानी कि 2/3 मेजोरिटी से पास कर देगी। तो बिल को प्रेसिडेंट के कंसेंट की जरूरत ही नहीं है, वो लॉ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में अगर उसने रिटर्न कर दिया, तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट के साथ या बिना अमेंडमेंट के अगर बिल को दोबारा पास करती है, बट इस बार भी वो ऑर्डिनरी उससे ही कर रही है, मेजोरिटी से ही कर रही है, ठीक है, कोई वो अलग से हायर मेजोरिटी के साथ नहीं कर रही है, वही सिंपल मेजोरिटी के साथ बिल पास कर रही है, तो भी वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। तो यूएस के केस में जब हायर मेजोरिटी चाहिए दूसरी बारी में, तो उसको बोलते हैं हम क्वालिफाइड विटो। क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड विटो। बट इंडिया के केस में जब उसको कोई हायर मेजोरिटी नहीं चाहिए, वो दोबारा पास करेगा सिंपल मेजोरिटी से ही, तो भी वो बिल बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम सस्पेंसिव विटो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है वीटो पावर्स के बारे में, यूएस के एग्जीक्यूटिव के बारे में और उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूएस के लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको यहीं खत्म करते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ब्रिटेन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच का डिफरेंस कराया है, तो आप वो भी वहां से चेक कर सकते हैं। थैंक यू।